हेलो दोस्तों, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ब्लड के बारे में होने वाला है, यानी कि रुधिर की संरचना। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है और मानव शरीर के कुल भाग का 1/12 भाग रुधिर का हमारे शरीर के अंदर होता है। शरीर में रुधिर का आयतन है वो 4 से 5 लीटर का होता है और रुधिर की जो ब्लड की उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है वो भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। रुधिर की संरचना की बात कर लेते हैं तो रुधिर की संरचना में हमारे पास 2 तरह के अवयव होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रुधिर का अजीवित तरल भाग होता है और रुधिर का लगभग 55% भाग है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लगभग 92% पार्ट है वो जल का होता है और 8% पार्ट है वो कार्बनिक और अकार्बनिक के द्वारा घुलित व कोलाइड रूप में पाए जाने वाला एक पार्ट होता है। अब प्लाज्मा के कार्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। शरीर के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं प्लाज्मा के। हार्मोन और पचे हुए भोजन का संवहन प्लाज्मा करता है, एक कार्य। दूसरा कार्य, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, प्लाज्मा करता है, 2 कार्य। तीसरा कार्य, शरीर में ऊष्मा का संवहन वितरण करता है, एक समान संवहन वितरण करता है, प्लाज्मा करता है। अब बात करते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स की, यानी कि रुधिर कणिकाओं की बात कर लेते हैं। तो रुधिर कणिकाएं 3 तरह की हमारे शरीर में होती हैं, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं। अक्सर इन चीज़ों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही ध्यान लगा के हम ये पढ़ने वाले हैं। तो RBC क्या होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स की हम बात करें, हम कर लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं जो वर्ताकार व तस्तरी के आकार की होती हैं। इनमें लोह युक्त प्रोटीन का यौगिक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी कि O2 को फेफड़ों से ऊतकों की ओर लेके जाता है और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अब स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस में स्तनधारी, जैसे ऊंट है और लामा में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, ये अपवाद है। अब इरिथ्रोसाइट्स वर्ताकार डिस्क रूपी और उभयावतल होती है। इरिथ्रोसाइट्स हम किसको कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं को ही कहते हैं। वयस्क पुरुष और स्त्रियों में इनकी संख्या होती है 5 मिलियन से 4.5 मिलियन तक। और रक्ताणु यानी कि इरिथ्रोसाइट्स यानी कि हम WBC की बात कर रहे हैं, का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा, यानी कि RBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो उसको एनीमिया रोग हम कहते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्षतिग्रस्त और पुरानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको व्रत बक्षाणु है वो नष्ट कर देती है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा में ग्लोबिन अपचित होकर के पीले रंग का वर्णक यानी कि बिलुरुबिन बनाता है। ये हमने बात कर ली RBC की। अब हम बात करते हैं WBC की, वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स की बात हम यहाँ पे करते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं ये कोशिकाएं केंद्रक युक्त एवं आकार में लाल रक्त कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। इनका कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना होता है। इन्हें रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है, यानी कि पेरेंट्स भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा और लसिका कोशिकाओं में होती है। RBC की भी यही होती थी। कुछ श्वेत कणिकाएं तिल्ली में भी बनती हैं। अब मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक mm तक होती है। परंतु संक्रमण जब होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी अवस्था में इनकी संख्या में क्या हो जाती है? WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इनका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन का होता है। अब बात हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है? ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। रुधिर फाइब्रिन की मदद से जमता है। ये काफ़ी बार पूछा गया कि रुधिर किसकी मदद से जमता है? फाइब्रिन की मदद से जमता है। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती है ब्लड प्लेटलेट्स। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य सभी जो केशु रुकियों में इनकी स्थान पर थोमोब्रोसाइट्स पाई जाती है। रुधिर पट्टिकाओं का जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का 1 सप्ताह का जीवन काल, यहाँ पे 7 दिन का जीवन काल हम यहाँ पे देखते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना या रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। अब हम पलटते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। रुधिर वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर कटे हुए भाग से रुधिर निकलता है
जो कुछ समय में जेली के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को रक्त स्कंदन कहते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जब किसी स्थान से रुधिर बहने लगता है तो रुधिर वायु के संपर्क में आ ही जाता है, यानी कि ब्लड है वो एयर के संपर्क में आ जाता है, तो रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाती हैं तथा इसमें एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर के प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन Ca+ की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन Ca+ तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। काफ़ी मेहनत लगी मेरे को ये समझने में, आपको भी काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा ये समझने के लिए। फाइब्रिन रेशेदार होते हैं, बारीक कोमल तंतुओं का एक जाल बना हुआ होता है। इस जाल में रक्त कणिका यानी कि RBC वो फंस जाती है। इस प्रकार फाइब्रिन तंतु एवं रुधिर कोशिकाओं से बनी संरचना यानी थक्का, जिसको क्लोट कहलाते हैं, थक्का बनने के बाद रुधिर का तरल भाग इससे पृथक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सामान्यतः वाहिकाओं में बहने वाला रुधिर का थक्का नहीं बनता। हाँ, अब हम रुधिर का थक्का कहाँ नहीं बनता, जैसे जो सेल्स होती हैं उसके अंदर नहीं बनता, क्योंकि उसमें प्रतिस्पंदक कारक होता है, जिसको क्या कहते हैं, हेपरिन। हेपरिन के कारण खून है वो पतला होता है। किसमें, वाहिकाओं में। अब रक्त के कार्य हम यानी कि ब्लड के कार्य हम देख लेते हैं। हमें पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स आदि का परिवहन करवाने में मदद करता है ब्लड। O2 और CO2 का परिवहन करवाने में भी ब्लड वो हमारी हेल्प करता है। श्वेताणु, जीवाणु, विषाणु आदि का भक्षण कर रोगों को सुरक्षा प्रदान कर देता है और रुधिर थक्का जमाने और घाव भरने में भी सहायता प्रदान करता है ब्लड, और शरीर के ताप को एक सा बनाए रखने में भी ब्लड हमारी हेल्प करता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।